ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। गैंग्स ऑफ लियारी। 27 अप्रैल 2012 की सुबह कराची बाकी दिनों जैसी आम लग रही थी, लेकिन लियारी में मानो हवा रुक चुकी थी। गलियां सिर्फ खामोश नहीं थी, मानो सब कुछ देख रही थी। दरवाजे आधे बंद थे। जो लोग आमतौर पर सड़कों पर घूमा करते थे, वो उस दिन अपने घरों की छतों से नीचे झांक रहे थे। मानो सब जानते थे कि कुछ होने वाला है, कोई पुराना हिसाब चुकता होने वाला है। और वो सही भी थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां बगदादी की तरफ से अंदर घुसी, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। पहले सिंगल शॉट्स और फिर एक साथ कई सारी गोलियां चलने लगी। अचानक से एक रॉकेट एक गोला बारूद से लदी हुई गाड़ी से टकराया। एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो पूरा इलाका एक ही पल में जंग के मैदान में बदल गया। एसपी चौधरी असलम खां आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ कोई आम ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक पुरानी कहानी का वो मोड़ था जहां सब कुछ बदलने वाला था। सफेद पठानी और हाथ में अपनी गन लिए स्टाइलिश चौधरी असलम वो आदमी थे जिन्होंने उस सिस्टम को बनते भी देखा था और टूटते भी। लेकिन लियारी पहले ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब वहां फुटबॉल खेला जाता था, बॉक्सिंग प्रैक्टिसेस होती थी, वहां से चैंपियंस निकलते थे। वहां के पोर्ट्स में हर वक्त चहल पहल रहती थी और वहां के लोग बिना किसी डर के जिया करते थे। लेकिन फिर पैसा आया और पैसा पावर का नया तरीका लाया। और इस बदलाव के बीच सबसे पहला नाम उभर कर आया बाबू डकैत का, जिसका तरीका सीधा था। डर पैदा करो और कंट्रोल अपनी मुट्ठी में ले लो। और फिर हाजी लालू ने उस डर को स्ट्रक्चर दिया, जहां हर चीज का हिसाब होने लगा और सब लोग एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा बन गए। इसी सिस्टम में एक लड़का बड़ा हो रहा था, रहमान। उसकी कहानियां उसके बचपन से ही मशहूर थी, जिनमें उसकी पहचान पर सवाल उठते थे, जिनमें उसे नाजायज कहा जाता और जिनमें एक और अंधेरा राज छुपा हुआ था कि उसने अपने ही हाथों से अपनी अम्मी की जान ली थी। और चाहे ये सच हो या अफवाह, उन कहानियों ने उसके नाम के साथ एक परमानेंट डर जोड़ दिया था। रहमान धीरे धीरे सिस्टम को समझ गया और फिर थोड़े सालों बाद उसी सिस्टम को कंट्रोल भी करने लगा, जहां वो एक्सटॉर्शन करने लगा, डिस्प्यूट सेटल करने लगा और वॉयलेंस को सिलेक्टिव बनाने लगा। वो रहमान से बन गया रहमान डकैत। धीरे धीरे वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक अथॉरिटी बन गया। और इस पावर के साथ उसका नेटवर्क लियारी के बाहर भी फैलने लगा, जहां स्मगलिंग रूट्स और वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन जैसे एलिमेंट्स उसके धंधे का हिस्सा बन गए। इस पावर ने रहमान की एक और खौफनाक सच्चाई दिखाई, जब रहमान ने अपने ही हाथों से अपने अब्बू की जान ली। उसके अब्बू और कोई नहीं बल्कि बाबू डकैत ही था। कुछ कहानियों के हिसाब से कराची के कुछ क्रिमिनल नेटवर्क्स का ताल्लुक मिलिटेंट इकोसिस्टम के साथ था, जहां मेजर इकबाल और मेजर इलियास कश्मीरी जैसे नाम इंटेलिजेंस डिस्कशन में सामने आ रहे थे। इंडियन इन्वेस्टिगेशंस, इंटरनेशनल इनपुट और एफबीआई की इंटेरोगेशन ये इंडिकेट करते थे कि एक हैंडलर जिसे मेजर इकबाल कहा जाता था, एलिजिडली डेविड हैडली के कांटेक्ट में था जब मिशंस के दौरान मुंबई के कई की टारगेट्स का डिटेल्ड सर्वेलेंस किया जा रहा था। और हेडली के स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसे फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल डायरेक्शन भी मेजर इकबाल से ही मिलती थी। लेकिन ये सब लार्जली इंटेरोगेशन बेस्ड क्लेम्स थे, जिनकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल वैलिडेशन कम थी। दूसरी तरफ मेजर इलियास कश्मीरी का नाम मिलिटेंट नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में सामने आ रहा था, जहां उसे जिहादिस्ट ऑपरेशंस से जोड़ा जा रहा था। और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब में ये सजेस्ट किया गया कि वो एक बहुत बड़े मिलिटेंट इकोसिस्टम का हिस्सा था, जो साउथ एशिया में हाई इम्पैक्ट अटैक्स प्लान करता था।
पाकिस्तान ने इन दोनों नामों को 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मेजर इकबाल और मेजर इलियास कश्मीरी के नाम मुंबई के उन अटैक्स के बाद कई अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव नैरेटिव्स में सामने आए। उनका रोल एक स्ट्रेट कंफर्म्ड चेन के रूप में नहीं, बल्कि ओवरलैपिंग एलिगेशंस और इंटेलिजेंस इनपुट्स के रूप में सामने आए, जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास उनकी इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ के कई टुकड़े थे, लेकिन कोई सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्जन नहीं। इसी दौरान लियारी एक जंग का मैदान बन गई थी, जहां रहमान की गैंग के अरशद पप्पू जैसे राइवल्स के साथ क्लैशेस रोज की बात हो गई थी। हालत ऐसी थी कि लियारी के लोगों को बिना गोलियों की आवाज सुने नींद नहीं आती थी, और नूरा जैसे नाम, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका लिंक दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के साथ था और जो दाऊद का भाई था वो भी इस पावर के लिए होती लड़ाई का हिस्सा बन गया, जिसके चलते रहमान ने बीच बाजार में कई लोगों की आंखों के सामने नूरा की जान ले ली। वक्त के साथ इस सिस्टम में पॉलिटिक्स भी एंटर हो गई, जहां नबील गोपाल जैसे लोग इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये समझ आ गया था कि लियारी सिर्फ क्राइम्स का सेंटर नहीं, बल्कि कंट्रोल और वोट्स जीतने का सुनहरा मौका थी। नबील ने इस पूरे गैंग वॉर में कोई मौका नहीं छोड़ा जिसमें वो वोट जीत सके, और धीरे धीरे वो एक पॉलिटिशियन के तौर पे लियारी को अपना बनाने लगा। पर रहमान के पास सिर्फ लियारी के लोगों का नहीं, बल्कि किसी और कम्युनिटी का भी सपोर्ट था, बलोचियों का। बलोच कम्युनिटी को पाकिस्तान में माइनॉरिटी की तरह देखा जाता था। आईएसआई ने इस कम्युनिटी को खत्म करना अपना मिशन बना लिया, पर रहमान बलोचियों से गन्स और बाकी वेपन्स लेके उन्हें विश्वास दिला चुका था कि वो उनकी मदद करेगा। बलोचियों को रहमान पे इतना भरोसा था कि उन्होंने उसे एक नया खिताब दिया, शेरे बलोच। पर वो इस बात से अनजान थे कि जिस आदमी पे उन्होंने इतना भरोसा किया था, वही आदमी खुद आईएसआई को उन्हीं से खरीदे वेपन सप्लाई कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रहमान पॉलिटिकली भी आगे बढ़ रहा था, और उस टाइम के पीएम बेनजीर भुट्टो की एक कार असैसिनेशन के प्लान की टिप देके उनकी जान बचा के पॉलिटिक्स की दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में कर रहा था। धीरे धीरे स्टेट से प्रेशर बढ़ने लगा था। वहीं एसपी चौधरी असलम खान सिस्टम को तोड़ने के लिए एक एक लेयर अपने हाथों से उधेड़ रहे थे। कई लोग उस व्हाइट पठानी सूट, सिग्नेचर गन और हाथ में सिगरेट लिए पुलिस ऑफिसर, जो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे, उन्हें अपना मसीहा मानते थे, तो कई उन्हें शैतान का दूसरा रूप भी मानते थे, जो सीधा दाऊद से जुड़े हुए थे। उन्होंने एलटीएफ यानी लियारी टास्क फोर्स बनाई, जिसका हर ऑफिसर, हर मिशन डायरेक्टली उनके कंट्रोल में था। उन्होंने इन्फॉर्मेंट्स बिल्ड किए और खूंखार और दर्द भरे एनकाउंटर्स के थ्रू उस क्रिमिनल नेटवर्क को कमजोर करने की बिना रुके कोशिश करते रहे। इसका नतीजा ये था कि लियारी के कई शूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, गैंग के अड्डे और रहमान के सबसे पावरफुल लोग गिरने लगे, और रहमान का सर्कल धीरे धीरे छोटा हो गया। 2009 में जब असलम रहमान तक पहुंचे, तो उन्होंने बहुत ही सीक्रेट इनकाउंटर में उसे उठाया और उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। हालांकि ऑफिशियली इसे एनकाउंटर बोला गया, लेकिन कुछ लोग हकीकत जानते थे। वो जानते थे कि ये कोई रैंडम इनकाउंटर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि क्राइम्स और गुंडागर्दी का वो सिस्टम तब रुका नहीं, वो बस अपना चेहरा बदल रहा था। कई लोगों का ये मानना था कि ये सब नबील और बड़े साहब ने मिलकर करवाया था। रहमान के बाद वही सिस्टम एक नए नाम के साथ वापस उठा, उजैर बलोच। वही उजैर जो लोगों के मुताबिक फुटबॉल में मसरूफ रहता था, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर। वही उजैर जिसके अब्बू को अरशद पप्पू ने जान से मारा था। उसके पैर भले ही फुटबॉल पर थे, पर उसकी आंखें सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। जब उसकी बारी आई तो उसने ठान लिया कि अरशद पप्पू के साथ साथ पूरी लियारी को उसे एक पैगाम देना था, और वो पैगाम उसने अरशद पप्पू के सर को उसके धड़ से अलग करके दिया।
उसने दोनों रहमान और अपने अब्बू का बदला लिया। वो शान सा लड़का अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेलकर खुद लियारी का बादशाह बन गया। उजैर का सिस्टम रहमान जैसा नहीं था, बल्कि और ज्यादा कैलकुलेटेड और कई ज्यादा खतरनाक था, जहां वो सिर्फ एक गैंग को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इस बार स्टेट पीछे नहीं हटा और ऑपरेशन लियारी के नाम से एक सस्टेन्ड क्रैकडाउन शुरू हुआ, जहां कंटिन्यूअस रेड्स, स्ट्रीट बैटल्स और अरेस्ट्स के थ्रू उजैर के राज को तोड़ा जा रहा था। प्रेशर इतना बढ़ गया कि उजैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, उसके आदमी कम होने लगे और धीरे धीरे वो आइसोलेट हो गया। और फिर वो दिन आया जब एसपी असलम और उजैर के रास्ते 27 अप्रैल 2012 को लियारी की गलियों में टकराए, जब एक फाइनल ऑपरेशन प्लान हुआ। उजैर के कई अड्डों पर रेड पड़ी और एक एनकाउंटर हुआ जिसकी फायरिंग के बीच उजैर के कई गैंग मेंबर्स की मौत हो गई। लेकिन उजैर वहां की तंग गलियों का इस्तेमाल करके भाग गया। धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले उसका साथ देती थीं, उन्होंने भी मुंह फेर लिया और उसके खिलाफ हो गए। उजैर पे 20 लाख रुपए का इनाम रख के उसके अगेंस्ट रेड वारंट जारी कर दिया गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ वक्त बाद चौधरी असलम खान खुद एक ब्लास्ट में मारे गए। उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया और एक पावरफुल एक्सप्लोजन के जरिए उनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया। और तब ये क्लियर हो गया कि लियारी की कहानी में कोई भी फाइनल विनर बना ही नहीं, क्योंकि जो सिस्टम एसपी असलम तोड़ रहे थे वो उन्हें भी निकल गया, और जो नाम उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर खत्म हो गए। और शायद इसीलिए लियारी की कहानी कभी किसी एक अंत तक नहीं पहुंच पाई।